नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए कुछ अन्य संगठनों के बारे में जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले हमको जो संस्था पढ़नी है उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कुछ जगह पर यह आपको संगठन की बजाय कार्यालय भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसको लिखते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस कहा जाता है इसको। तो इसके संबंध में जो पृष्ठभूमि है वो समझिएगा। पृष्ठभूमि यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 में अपनी पुस्तक में की थी, जिसमें उन्हें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। ये पिछले के वीडियो में मैंने कवर किया था। ठीक, यहाँ पे यह समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही हम राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में कुछ चीजों की बात करते हैं तो 1948-49 स्वतंत्रता के बाद हमको एक समय है, तो 1948-49 के दशक मतलब टाइम पे एक राष्ट्रीय आय समिति बनी। राष्ट्रीय आय गणना समिति। ये एक 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें 2 सदस्य मतलब एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिसके हेड जो थे, जो यहां इसके अध्यक्ष बने, उसमें थे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस और जो 2 अन्य सदस्य थे, इन 2 सदस्यों में से एक का नाम था DR गाडगिल और दूसरे व्यक्ति का नाम था VKRV राव। ये 2 सदस्य हुए थे और ये जो थे वो अध्यक्ष थे। तो इन्होंने सबसे पहले यह सिफारिश की या अनुशंसा की कि देश में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए पर्टिकुलर, जो राष्ट्रीय आय की गणना करे। तो इसके लिए इन्होंने सिफारिश की कि राष्ट्र में सिफारिश दी इन्होंने कि राष्ट्र में नेशनल इनकम की गणना के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। और इन्हीं की सिफारिश पर फिर हमारा विचार जो आया वो था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इन्हीं की सिफारिश पर फिर कौन सा आया? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जिसे जानते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो विचार कहां से आया, तो इस राष्ट्रीय आय गणना समिति के द्वारा जब सुझाव दिया गया तो हमने इस कार्यालय या इस संगठन को बनाने की सोची। अब उसके बाद CSO जब बना तो वास्तव में जब इन्होंने सिफारिश की तो CSO जो था वो एक इकाई के तौर पर काम कर रहा था, अभी भी पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आया था। तो CSO जो था वो 1949 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कार्य प्रारंभ हुआ तो औपचारिक तौर पर यह काम कर रहा था, समझ लीजिए। उसके बाद 1949 के बाद 1951 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली को बनाया गया। ठीक, तो 1951 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय दिल्ली को बनाया गया। इसके कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित था पहला, नेशनल इनकम की गणना करना। दूसरा, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर स्फीति की गणना करना या महंगाई दर की गणना। एक तीसरा काम था जिसको बोला जाता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन, इसके संबंध में ये आंकड़े जारी किया करता था। सीएसओ के द्वारा जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो गणना करके प्रस्तुत की जाती थी उसका नाम दिया जाता था राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। इंग्लिश में इसे कहा जाता था नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिकल, ठीक। तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे तो NAS ये कहा जाता था। तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से ये अपना जो नेशनल इनकम की गणना से संबंधित दस्तावेज थे वो प्रस्तुत किया करती थी। तो नेशनल इनकम की गणना के बाद ये जब ये दस्तावेज प्रस्तुत की करती थी तो इसको आंकड़ों की भी जरूरत पड़ती थी। तो ये आंकड़ों को जारी करने का काम करती थी। लेकिन आंकड़ों को एकत्रित करने का काम जो काम था वो किया करती थी NSSO, ठीक। तो ये वाला संस्था हमको अब आगे पढ़नी है NSSO का, ठीक। तो यहाँ पर जारी रखिएगा कि जो CSO बनी 1948-49 में राष्ट्रीय आय गणना समिति जब बनाई गई, जो 3 सदस्यीय समिति थी, इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, सदस्य में DR गाडगिल और VK RV राव इसके सदस्य थे। इन्हीं की अनुशंसाओं पर CSO जो है अस्तित्व में आया और CSO के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने नेशनल इनकम की गणना करनी स्टार्ट की। जो नाम से ये प्रकाशित किया करते थे उसको बोला जाता है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से इसको जाना जाता है, जिस रूप में वो प्रकाशित किया करते थे। दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। इसके अलावा ये नेशनल इनकम की गणना करना, CPI के द्वारा या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मुद्रास्फीति की गणना करना और IIP जैसे इंडेक्स जारी करना इनका मुख्य कार्य हो गया था। लेकिन वर्ष 2019 में 23 मई 2019 को एक आदेश पारित किया गया है और इसको CSO को अब मर्ज कर दिया गया है NSO के अंतर्गत। हालांकि इसको हम अभी पढ़ेंगे। ये NSO और NSSO ये अलग अलग संस्थाएं, 2 अलग इकाइयां हैं, ठीक। हालांकि ये भी मर्ज हो गई है NSO के अंतर्गत, तो इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ये जो जिस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया करती थी उसका नाम है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक। तो CSO जिस संस्था या मंत्रालय के अंतर्गत जो काम करती थी उसका नाम है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो संस्था है जिसको हम NSSO के नाम से जानते हैं। तो अब जो दूसरी संस्था हमको जो पढ़नी है वो है NSSO। हिंदी में इसका यदि हम नाम दे तो इसको बोला जाता है राष्ट्रीय नमूना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। यह भी आपको कहीं कहीं पर कार्यालय के रूप में देखने को मिलेगा। तो इसको भी बोलेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या इसी को बोलेंगे ऑफिस। तो कहीं कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखने को मिलेगा और कहीं पर आपको इसका नाम ऑफिस के तौर पर देखने को मिलेगा। तो NSS ये यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि के तौर पर याद रखिएगा कि जैसे ही हमको CSO के संबंध में क्या हुआ, CSO तो थी नेशनल इनकम की गणना करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वास्तव में यह था कि जब CSO किसी चीज की गणना करेगा तो वह आंकड़े किस आधार पर जुटाएगा। तो हमको इस गणना करने के लिए एक संस्था चाहिए थी जो आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करे। तो उसी के संदर्भ में एक बनी जिसको कहा जाता है, पहले इसका नाम था NSS अर्थात नेशनल
सैंपल सर्वे, इस नाम से यह 1950 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बाद में 1971 में इसको पुनर्गठित किया गया और इसका नाम कर दिया गया NSSO, अर्थात जो भी नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस जिसको कहा जाता है। तो 1971 इसका कार्य, यदि हम कार्य की बात करें तो कार्य इसके थे कि यह नेशनल इनकम या के लिए आंकड़े जारी करती थी, आंकड़े एकत्रित करने का काम करती थी। मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों के आंकड़े जुटाने का काम ये किया करती थी। इस क्षेत्र में वो स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े, शिक्षा से जुड़े आंकड़े, बेरोजगारी और रोजगार से जुड़े आंकड़े ये एकत्र किया करती थी। अब एकत्र करने के बाद इस आंकड़ों की एक प्रति वो भेजती थी CSO को, ताकि CSO जो है वो नेशनल इनकम की गणना कर सके। और इससे संबंधित ही जो आंकड़े होते थे, इन आंकड़ों को ये भेजती थी प्लानिंग कमीशन को। अर्थात योजना आयोग को। तो इन आंकड़ों को लेकर के CSO क्या करती थी, नेशनल इनकम की गणना किया करती थी। और इन्हीं आंकड़ों को लेकर के प्लानिंग कमीशन जो होती थी, योजना आयोग, वो किसी योजना को मूर्त रूप दे पाने में क्या होती थी, सक्षम हो पाती थी। तो NSSO के 3 काम थे। पहला, एक तो आंकड़े को क्या करना, एकत्रित करने का काम। दूसरा, इस आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद ये एक प्रति जिसको भेजती थी वो CSO, और दूसरी एक भेजा करती थी प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन क्या करता था, इन आंकड़ों के आधार पर योजनाओं को मूर्त रूप दिया करता था, और CSO जो था वो नेशनल इनकम की गणना किया करता था। इसका जो मुख्यालय है ये 2 जगह पर है, एक दिल्ली में, ठीक, और एक जो है फरीदाबाद, ठीक, फरीदाबाद के अंतर्गत था इसका जो मुख्यालय है वो। तो 2 जगह पर मुख्यालय, दिल्ली और फरीदाबाद में, NSSO के अंतर्गत। तो 23 मई 2019 को सरकार के आदेश के द्वारा इसको NSO में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 2019 में सरकार के द्वारा एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के माध्यम से NSSO और CSO दोनों को मर्ज कर दिया गया है NSO के अंतर्गत। और NSO अब वह इकाई बन गई है जो नेशनल इनकम की संबंध में गणना भी करती है, और उससे संबंधित जो आंकड़े जुटाने का काम भी है वो भी अब NSO के अंतर्गत आता है। तो यह यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी संस्था है, तो NSO है। राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े को कौन एकत्रित करता है, तो वो भी NSO है। तो आप समझिए कि इनको एकीकृत करने की जो चीजें थी वो कैसे हुई। तो पहले समझ लीजिए, एक मंत्रालय है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय के अधीन 2 विंग हुआ करती थी। एक का नाम था NSSO और दूसरे का नाम था CSO। CSO जो थी वो नेशनल इनकम की गणना किया करती थी, ठीक, और NSSO जो था वो नेशनल इनकम के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने का काम किया करती थी। और दोनों ही इकाइयां जो थी वो राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय या सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम किया करती थी। तो दोनों को वर्ष 2019 में सरकार के द्वारा मर्ज कर दिया गया और इनकी जगह पर लाया गया NSO। तो NSO जो है वो बेसिकली नेशनल इनकम की गणना भी करती है और इसके साथ ही नेशनल इनकम के संबंध में आंकड़े भी एकत्रित करती है।
तो अब एनएसओ से मतलब एनएसओ जो है उसका मुख्य कार्य हो गया नेशनल इनकम की गणना करना, नेशनल इनकम के आंकड़े से संबंधित एकत्रण भी करना इसका मूल काम में अब शामिल हो गया है। तो अब यदि क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो एनएसओ करती है। पहले यदि क्वेश्चन आता तो उसकी गणना के संबंध में तो हम सीएसओ को आंसर लेते थे। अब 2019 से जो है एनएसओ को अब आंसर लिया जाना स्टार्ट हो गया है। तो एनएसओ वह संस्था बन गई है जो नेशनल इनकम की गणना भी करती है और नेशनल इनकम को के संबंध में आंकड़े भी अब ये क्या करती है, एकत्रित करती है। आई होप यहाँ तक कि आपकी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे जब हम वीडियो अपलोड करें तो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें और रह जाती हैं जिसके संबंध में हमको चर्चा कर लेनी चाहिए इस चैप्टर से जुड़े हुए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं और अभी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन के रूप में हमको नजर आते हैं। मैंने पिछले की क्लास में इसको बताया भी है लेकिन अब फिर से बता रहा हूं। तो हमने बताया था एक मार्केट प्राइस था और एक फैक्टर कॉस्ट था, तो इनके बीच संबंध था मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये याद करना है हमको। एक दूसरा, यहीं से यदि हम फैक्टर कॉस्ट के लिए वैल्यू निकाले तो फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये हो गई हमारे फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू। इसके बाद यदि हम कुछ चीजों की और बात करें तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सकल में यदि हम मूल्यह्रास घटाते हैं तो ये बन जाता है हमारा शुद्ध। ठीक, बस याद रखिएगा कि सकल में जब मूल्यह्रास घटाते हैं तो वो बन जाता है शुद्ध। और इसी तरीके से यदि हम घरेलू में प्लस माइनस कर दे नेट इनकम को, ये बन जाती है राष्ट्रीय। अब नेट इनकम को प्लस माइनस क्यों लिखा है मैंने बताया था कि यदि विदेशियों के द्वारा भारत से अर्जित आय ज्यादा है, ठीक है, तो नेट इनकम जो होगा वो माइनस होगा। लेकिन यदि भारतीयों का विदेशों से अर्जित आय जो है क्या है, ज्यादा है विदेशियों की तुलना में, तो वहां पर नेट इनकम क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको कॉन्सेप्ट, अब इसको याद रखने का मेन रीजन क्या है तो समझिए। जैसे हमको यदि कहा गया कि जीडीपी को हमको एनडीपी में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो यहां जैसा कि आपको दिख रहा होगा डीपी तो सेम है, यहाँ पे जी हो गया, यहाँ पे एन है। कहने का मतलब इसको बोलता जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसी तरीके से इसको बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, कहने का मतलब है ग्रॉस जो है नेट में बदल गया। कहने का मतलब है ग्रॉस को बोला जाता है हिंदी में सकल, और ये इसको बदलना किसमें है, हमको शुद्ध में। तो जब हमको जीडीपी से एनडीपी बनानी है तो हम लिख सकते हैं अब एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ये हो गया हमारा एनडीपी का फॉर्मूला। कहने का मतलब यह है कि जब हमको ग्रॉस से क्या बनानी है, नेट, तो हमको क्या करना है, ग्रॉस में से सीधे सीधे क्या हटा देना है, मूल्यह्रास। मैंने कहा है कि सकल से हम यदि मूल्यह्रास घटाते हैं तो शुद्ध मिलेगा। तो यहाँ पर यदि हम ग्रॉस माइनस मूल्यह्रास करते हैं, मतलब सकल माइनस मूल्यह्रास ही हो रहा है, तो जीडीपी माइनस यदि मूल्यह्रास करते हैं तो हमको मिलेगा एनडीपी। ठीक, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि सकल माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध, ये याद रखना है। दूसरा, यदि यहीं से हमको कहा जाए कि जीडीपी से हमको क्या बनाना है, एनएनपी बनानी है, तो जीडीपी से यदि हमको एनएनपी बनानी है तो पहली चीज हम इसको एनडीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो जीडीपी से एनडीपी जब बनेगा तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास हो गया। अब इसके बाद यदि हमको एनएनपी बनानी है, फिर से हमको क्या, एनडीपी को क्या बनानी है, अब एनएनपी बनानी है। तो मैंने लिखा है, देखिए, घरेलू प्लस माइनस नेट इनकम बराबर राष्ट्रीय। तो डी को हम क्या बना रहे हैं, अब एन बना रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक को बना रहे हैं हम नेशनल, कि मतलब घरेलू को परिवर्तित कर रहे हैं किसमें, राष्ट्रीय में। तो मैंने लिखा है, एक तरफ घरेलू है, एक तरफ राष्ट्रीय। तो घरेलू में क्या जोड़ा जाएगा, नेट इनकम बोला हूं, तो नेट इनकम प्लस माइनस नेट इनकम तो बन जाएगी राष्ट्रीय। तो एनएनपी के लिए हम क्या कर देंगे कि जो एनडीपी थी इसमें हम कर देंगे प्लस माइनस नेट इनकम, और ये मिल जाएगा हमको एनएनपी का फॉर्मूला। इसी तरीके से आप अन्य फॉर्मूलों को भी इसमें इसी बेस पर निकाल सकते हैं। तो हमको ये 4 चीजें याद रखनी है, और 4 चीजों को अलावा हम इन सारी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है कि ये 4 जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके माध्यम से आप बाकी चीजों को भी इसी तरीके से डील कर सकते हैं। आप इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा तो उससे आप इन चीजों को और अच्छे से निकाल सकते हो। हालांकि आपके राइट साइड पर इससे संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और वहां से उसको देख करके उससे संबंधित चीजों को और प्रैक्टिस करिएगा तो वो चीजें याद हो जाएंगी। हालांकि इन चारों चीजों को आपको याद, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।